हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कर रहे थे। तो फिशर के सिद्धांत को हमने पूरी तरह से अच्छे से देखा। अब उसके बाद हम फिशर के सिद्धांत की जो खास उसमें जो कमियां थी उसके आधार पर उसकी आलोचना की गई। तो मेन जो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने उसकी आलोचना की वो कीन्स और कीन्स के बाद वाले जो हैं क्राउथर और होम, उन्होंने कुछ आलोचनाएं उसकी की कि क्या क्या उसमें कमियां हैं। एक तो देखिए, ये एक साधारण या समानार्थक सत्य की अवधारणा जो इन्होंने रखी कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, कीन्स ने कहा कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एक स्वयं सिद्ध सत्य है जो सभी परिस्थितियों में लागू होता है, यद्यपि इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? वो इसलिए कि जितनी वस्तुएं और सेवाएं बाजार में बेची जाती हैं उतनी खरीदी जाती हैं। यह एक ऐसा सत्य है जिसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है। इसके द्वारा ये नहीं पता चलता कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। तो इन तत्वों में से कौन कौन से तत्व कारण हैं, कौन सा परिणाम है। तो ये खाली ये कह देना कि मुद्रा की जो जितनी चीज़ें बनेंगी उतनी बिकेंगी, अब बीच का सारा प्रोसीजर उसमें गायब है ना। फिर दूसरा ये कह दिया उन्होंने कि इसकी जो मान्यताएं हैं, जैसे उन्होंने ये माना कि वी डैश वाई स्थिर रहते हैं। तो ऐसे में परिवर्तनशील जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में ये चर्चा नहीं करता। यानी कि जो अर्थव्यवस्था में आने वाले परिवर्तन हैं उनको तो ये कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वी डैश और वाई को स्थिर मान रहे हैं। फिर चर जो हैं स्वतंत्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एम डैश वी डैश और वाई चारों आपस में कोई रिलेटेड नहीं, स्वतंत्र चर हैं। जबकि क्राउथर और होम और कीन्स का कहना है कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, उसकी इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। फिर सिर्फ एक पक्षी है, क्योंकि विनिमय का माध्यम ही मुद्रा को मानते हैं। तो मूल्य का संचय, उसका कोई स्टोर ऑफ वैल्यू जो मुद्रा का बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग कितनी मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करते। फिर कीमत स्तर कोई निष्क्रिय तत्व नहीं है कि कीमतें बढ़ी तो मांग घट जाएगी, कीमतें घटी तो मांग घट जाएगी। बीच का सारा क्या होगा, समझे आप। और कीमतों के घटने पड़ने से वाई के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, वी पर प्रभाव डलता है, उन सब की कोई चर्चा नहीं करते। फिर केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में लागू होगा, क्योंकि पूर्ण रोजगार को मान कर चलते हैं। जबकि पूर्ण रोजगार की स्थिति का आना अपने आप में क्वेश्चनेबल हो गया था 1920 और 30 और उसकी मंदी और इन सब की अवस्थाओं में, और सारे व्यापार चक्रों ने ये सिद्ध कर दिया था कि पूर्ण रोजगार की अवस्था सिर्फ बहुत मोमेंट्री है ना। पूर्ण रोजगार की अवस्था होती ही नहीं है। तो व्यापार चक्रों की व्याख्या ही कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो मंदी तेज़ी की बात ही नहीं करते। फिर असंगत है। असंगत इसलिए कि मुद्रा की मात्रा जिसका संबंध समय बिंदु से है, तो स्टॉक कोई इन्होंने जो है कंसिडर किया। अगत्यात्मक अवधारणा जो है कि स्थिर अवधारणा, स्टॉक एक स्टैटिक फीचर है ना। जो डायनेमिक फीचर है उसको ये लेते ही नहीं है, तो असंगत हो गया। फिर ब्याज की दर के प्रभाव को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया, जो कि फिर बाद के इकोनॉमिस्ट ने बहुत बड़ा उसको कंसिडरेशन माना। और लॉर्ड कीन्स, हॉट्रे, हायक, उन्होंने ब्याज की दरों को बहुत महत्वपूर्ण माना। तो उनका कहना है कि इसको देखिए ज़रा, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है ना, तो खाली हम ये नहीं कह सकते कि कीमतों में परिवर्तन है ना। ये बीच का जो प्रोसीजर है सारा, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से ब्याज की दरों में परिवर्तन होता है, ब्याज से निवेश की मात्रा में परिवर्तन होता है, निवेश से आय और रोजगार में प्रभाव पड़ता है, और उत्पादन की लागत में परिवर्तन होता है, फिर कीमतों में परिवर्तन होता है। तो खाली ये कह देना, कीन्स ने कहा खाली आपने कह दिया मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, कीमतों में परिवर्तन, ठीक है, उसका कोई होगा, लेकिन बीच का सारा बताइए कैसे होगा। तो जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का बहुत महत्व है, और ब्याज की दर पर प्रभाव उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो मुद्रा का सिद्धांत जो है ब्याज की दरों का सिद्धांत या ब्याज का सिद्धांत को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता, जो कि इसको बिल्कुल असंगत बना देता है। फिर चलन गति को मापना बिल्कुल बहुत कठिन है। आप मुद्रा की मात्रा और उनकी चलन गति और इस तरह से उसको मापना कोई आसान काम नहीं है।
क्यों? क्योंकि सारी मुद्रा वाइट नहीं होती, ब्लैक मनी भी चलती है, और उससे भी इकोनॉमी तो चलती है ना ब्लैक मनी से भी। तो वो चूँकि अकाउंट में नहीं आती तो उसका प्रभाव उसका क्या होगा, और ब्लैक मनी वाइट मनी से तेज चलती है। अमौद्रिक तत्वों के प्रभाव को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया। तो बहुत सारे तत्व हैं जो कि अमौद्रिक हैं, जैसे राजनीतिक तत्व हैं, मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, तो वो सब भी बहुत प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से ये जो आलोचना है, इसके आधार पर जो ये कमियां बताई गई और उसके आधार पर नया दृष्टिकोण आया, जिसको हम कैश बैलेंस अप्रोच कहते हैं, या नकद शेष, या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, जैसे मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्सबी ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में नकद शेष समीकरण का सिद्धांत जो है उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। तो उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तनों का मुद्रा के मूल्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा की मांग का सिद्धांत जो है वो उन्होंने उसको बहुत महत्वपूर्ण माना। अब मुद्रा की पूर्ति को वो क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति है नोट, सिक्के और मांग जमाएं, है ना। तो अब वो ये कहते हैं कि मुद्रा की जो मांग है, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग से अभिप्राय मुद्रा को नकद शेष के रूप में रखने की लोगों की इच्छा है। समझे आप? वो मुद्रा का वह हिस्सा या आय का वह अनुपात जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, उसकी वजह से सारी मांग डिटर्मिन होती है। तो उसको उन्होंने मुद्रा की मांग कहा। तो उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग यानी कि नकद शेष का जोड़, उसको हम इस तरह से कहते हैं कि मुद्रा की मांग या नकद शेष में वृद्धि होने पर कीमतें घटेंगी। लोग अपने पास अगर ज़्यादा मुद्रा रखेंगे तो खर्चा कम करेंगे तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम होगी तो कीमतें घट जाएंगी, और अपनी आय का बहुत बड़ा भाग नकद के रूप में अगर रखना चाहेंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री कम हो जाएगी। तो इसमें उन्होंने जो नकद शेष का मार्शल ने दृष्टिकोण दिया, वो उन्होंने कहा कि M = KY, है ना। मुद्रा की मांग क्या है? M = KY, यानी M = KY नहीं, M तो मुद्रा की मात्रा हो गई, और जो Y है वो मौद्रिक आय है, और K वो आय का वह अंश जिसे लोग अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि M = POK, अर्थात P = M/OK। O यानी कीमत स्तर, O यानी कुल उत्पादन, Y मौद्रिक आय, O कुल उत्पादन। Y को हम O से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? कुल उत्पादन और राष्ट्रीय कुल उत्पादन को अगर P से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। और K यानी कि इसका टोटल का वह हिस्सा जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं। तो किसका क्या मतलब हुआ? P = M/OK। समझे आप? इसको वापस समझिए एक बार। मुद्रा की मात्रा यानी KY, और Y को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? Y का मतलब है कुल प्रोडक्शन। कुल प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? कुल उत्पादन इंटू प्राइस, है ना। मान लीजिए 100 किलो गेहूं का उत्पादन हुआ, 10 रुपया किलो गेहूं है, तो 10 × 100, समझे आप। O हो गया 100, P हो गया 10, प्राइस हो गई 10, O गेहूं का उत्पादन 100 किलो, तो 1000 का हो गया। अब 1000 का गेहूं का उत्पादन हुआ, और उसमें से मान लीजिए एक किसान ने जाकर के बाज़ार में बेच दिया। अब वो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना चाहता है, उसको हम कहेंगे मुद्रा की मांग, दैट इज़ K। यानी 1000 रुपये का वो गेहूं बेच करके आया और उसने 100 रुपये अपने पास रख लिए और 90 रुपये खर्च किए। तो K जो है ना, ये 100 रुपया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो P = M/OK, यानी कितना अपने पास लोग रखना चाहते हैं, है ना। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझें। M = 100 करोड़ रुपए, O = 500 इकाइयाँ, है ना। कोई भी वस्तु है जिसकी 500 इकाइयाँ बनी हैं, तो क्या हो गया? K क्या हो गया? K = 1/5। लोग अपनी आय का 5वां हिस्सा नकद के रूप में रखना चाहते हैं, तो कितना हो गया? P = OK, तो 100/500 × 1/5, तो यानी 1 रुपया प्रति इकाई की कीमत आ गई। यदि लोग नकद शेष 1/5 से घटा करके अब अपने पास कम रखते हैं, मान लीजिए 1/10 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही उन्होंने मुद्रा की मांग जैसे ही कम हुई, वैसे ही कीमतें बढ़ गई, क्योंकि लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हो गया आपका
P इज़ इक्वल टू के आर अपॉन एम, है ना। इसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इतना आलोचना और ये मार्शल का ये इसको देख लीजिए ध्यान से।